हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिबू एकेडमी प्लेटफॉर्म में। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो कि आज का टॉपिक है पृथ्वी का ऊष्मा बजट या सूर्योताप। टॉप 50 एमसीक्यू को आज हम लोग कवर करेंगे। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि एक क्वेश्चंस यहीं से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर में हम लोग क्वेश्चंस को अगर देखेंगे, सौर स्थानांक कितना है। ठीक है, ऑप्शंस दिया गया है। ए नंबर में 1.98 क्लेरी प्रति वर्ग सेमी, बी में दिया हुआ है 1.96 क्लेरी प्रति वर्ग सेमी, और सी में दिया है 1.9 क्लेरी प्रति वर्ग सेमी, और डी में दिया है 1.92। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, ये सी नंबर आंसर होगा इसका। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो 2 नंबर में क्या दिया गया है क्वेश्चंस में, 20 मार्च और 23 सितंबर को 20 मार्च और 23 सितंबर को सूर्योताप सबसे अधिक कहाँ मिलता है। ऑप्शंस दिया गया है। ए नंबर में कर्क रेखा पर, बी नंबर दिया है विषुवत रेखा, सी दिया है मकर रेखा, और डी दिया है ध्रुव पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो आंसर है वो बी नंबर होगा। आप सभी को पता है जैसे कि विषुवत रेखा पे सबसे अधिक मात्रा में सूर्योताप होता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट चल जाएंगे। 3 नंबर में अगर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस दिया गया है सूर्योताप की सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्ति कहाँ प्राप्ति होती है। ठीक है, सूर्योताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्ति होती है। ऑप्शंस दिया गया है। ए नंबर में भूमध्य रेखा पर, बी दिया है उष्ण कटिबंधियों में, और सी दिया है उपोष्ण कटिबंधियों में, और डी दिया है मध्यम अक्षांश में। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो उष्ण कटिबंधी क्षेत्र होता है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो एरिया होता है, उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में काफ़ी सूर्योताप सबसे अधिक मात्रा में प्राप्ति होता है। ठीक है, 4 नंबर में हम लोग अगर देखेंगे, उपसर्ग की घटना कब घटित होता है। ठीक है, ऑप्शंस दिया है। ए 4 जुलाई को, बी दिया है 3 जनवरी को, और सी दिया है 20 मार्च को, और डी दिया है 23 सितंबर को। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो 4 जुलाई है, ये अवसर की घटना घटित होता है। ठीक है, इसका आंसर यानी 4 जुलाई को होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग की घटना में पृथ्वी की दूरी यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे आप लोग एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जो शब्द है उसको उलटफेर करके दे देता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या दिया है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ए दिया है अधिकतम तो होता है यानी अधिक होता है, या फिर निकटतम होता है यानी सामने होता है, सी दिया है मध्यम, और डी दिया है समान रहती है। तो यहाँ पे हम लोग का जो 5 नंबर का आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, ये बी होगा। तो उपसर्ग की घटना में पृथ्वी की दूरी निकट रहता है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में हम लोग देखेंगे तो सूर्योताप की प्राप्ति में अत्यधिक विषमताएं कहाँ होती है। ठीक है, तो ये जो शब्द है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, विषमताएं पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। इसका जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ए दिया कर्क रेखा पर, बी दिया मकर रेखा पर, सी दिया विषुवत रेखा पर, और डी दिया है ध्रुव पर। तो यहाँ पे 6 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ध्रुव पर। ठीक है, यहाँ पे विषमताएं होती है। ठीक है, यानी कम होता है। ठीक है, उसी को कहा गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर में, सौर कलंक का चक्र जिसमें सूर्योताप की मात्रा निर्धारित होती है कितने वर्षों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है 10 वर्ष, बी दिया है 11 वर्ष, सी दिया है 12 वर्ष, और डी दिया है 13 वर्ष। तो 7 नंबर का जो 7 का आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, 11 वर्ष में इसका 11 वर्ष में इसका जो मात्रा है उसका निर्धारित होता है। ठीक है, 8 नंबर अगर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, 8 नंबर को,
तो प्रकीर्णन की घटना वायुमंडल में कब दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखिए ए दिया है सूर्योदय, बी दिया है सूर्यास्त, ये शब्दों को समझ रहे हैं ना आप लोग, और जो सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है ये ए और बी दोनों होगा, ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस को अगर समझेंगे तो प्रकीर्णन की घटना वायुमंडल में कब दिखाई देती है, यानी जो कलर, जो डिफरेंस कलर जो हमारा पृथ्वी को जो आता है ना, सूरज से, तो वो कब दिखाई पड़ता है, जो डिफरेंस जो कलर होता है वो एक बार सूर्य जो उदय होता है तब भी दिखाई देता है, और जब सूर्य मतलब अस्त होता है तब भी दिखाई देता है, ठीक है। तो ये समझने वाला बात है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे 9 नंबर, ठीक है। तो 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय दिखने वाली ललिमा का संबंध किस क्रिया से है, ठीक है। तो ए ऑप्शन दिया गया है परावर्तन, और बी दिया गया है अपरावर्तन, और सी दिया गया है प्रकीर्णन, और डी दिया है विसरण, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का सी, ठीक है। ये जो सी नंबर है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ललिमा का जो संबंध है प्रकीर्णन के साथ है, ठीक है। अगर 10 नंबर हम लोग देखेंगे, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, ठीक है। अभी ऑप्शंस क्या दिया है देखते हैं। ए में दिया है सूर्य की सीधा किरणों से, या पृथ्वी के पार्थिव विकिरण से, या परावैंगनी किरण द्वारा, या पृथ्वी की गति के घर्षण द्वारा। तो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ये बी हो जाएगा, जो पृथ्वी के पार्थिव विकिरण से होता है, ठीक है। उसी के साथ हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर में उष्ण बजट बताता है। क्या बताता है भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, सौर विकिरण, अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले रेडियो धर्मिता के में संतुलन, और सी दिया है महाद्वीपियों के ऊपर तापमान वितरण, डी दिया है भूमि और समुद्र के ऊपर उष्मा वितरण, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का बी, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले रेडियोधर्मिता में संतुलन, ठीक है। तो यही बताता है उष्मा बजट, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर हम लोग अगर देखेंगे तो क्वेश्चंस को देखिए, विकिरण ऊर्जा का वो प्रतिशत जो किसी पृष्ठ से परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है वो, एल्बिडो कहलाता है, या सूर्यताप कहलाता है, या फिर सी नंबर में दिया है सौर स्तारंग दिया है स्तारंग, और डी नंबर में अपरावर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ए, ठीक है। तो 12 नंबर का यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, जो एल्बिडो है। एल्बिडो जैसे आप लोग को पता ही है ना, जो अलग अलग जो मतलब अलग अलग तरीके से जो सूर्यों का रोशनी है वो किस तरह चला जाता है बादलों में, धरती पे, फिर ये मतलब हिमछेद पे, है ना। इस तरीके से एल्बिडो का भी महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से मतलब एक बार एल्बिडो को पढ़ लीजिएगा। 13 नंबर में देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ए नंबर में ताजी बर्फ दिया है, बी नंबर में मेघ, और सी में रेतीली बालू, डी में समुद्री जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ए, ताजी बर्फ, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा मतलब है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है एल्बिडो, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर पे, निम्नतम एल्बिडो निम्नलिखित में से किसका हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को दिया गया है ए बी सी डी। शीशा दर्पण ए में, बी में दिया उत्तर ध्रुवीयों में ताज़ा बर्फ, और सी में जोती गई नम मिट्टी, और डी में दिया है घना बादल। तो ये आंसर इसका 14 नंबर का आंसर जो है सी हो जाएगा, जोती गई नम मिट्टी, ठीक है, जोती गई नम मिट्टी, है ना, इसका है, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर में देखेंगे, पृथ्वी का एल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है, मतलब किससे प्रभावित होता है,
क्वेश्चन से ही पूछा है। ए नंबर में दिया है मेघछादन में, वायुमंडल, बी नंबर में दिया है वायुमंडल में धूल कोनों से, सी दिया है वायुमंडलीय परतों से, और डी दिया है पृथ्वी की धरातल की प्राकृतिक से। तो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग 15 नंबर का डी हो जाएगा। पृथ्वी के जो धरातल की जो प्राकृतिक है, पृथ्वी के धरातल की जो प्राकृतिक है उससे प्रभावित होता है ना, एल्बिडो। तो 15 नंबर हम लोग देख लिए। 16 नंबर में क्या है क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की अनुमानित औसत एल्बिडो है कितना है, यानी ए नंबर में दिया है 32%, बी नंबर में दिया है 40%, सी नंबर में दिया है 21% और डी नंबर में दिया है 50%। तो 16 नंबर का यानी 16 नंबर का जो आंसर होगा, 16 नंबर का आंसर होगा ए। ठीक है, 16 नंबर का ए होगा ये 32%। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। पृथ्वी का जो अनुमानित औसत है एल्बिडो का 32% है। 17 नंबर का अगर हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे, क्या दिया है, वायु प्रवाह द्वारा तापमान विकृमण कहाँ देखने को मिलता है। ए नंबर दिया है जापान के सुबा बेसिन पे, बी नंबर में दिया है भारत के सेब बागबानी के घाटी में, और सी दिया है हिमालय के पर्यटक स्थानों पर, और डी दिया है उपरोक्त तो सभी। तो 17 नंबर का आंसर डी होगा। ठीक है, सभी जगह में इसका तापमान व्यक्तिक्रमण मतलब दिखाई देता है ना। उसके बाद 18 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सूर्य विताप की न्यूनतम मात्रा प्रदान करेगी। ठीक है, अभी ऑप्शन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है सूर्य क्षितिज के समीप है, बी नंबर में दिया है पृथ्वी सूर्य की अपनी कक्षा में समीपतम बिंदु पर है, या फिर दिन की लंबाई अधिकतम है, या फिर रात की लंबाई अपने न्यूनतम स्तर पर है। तो 18 नंबर का फाइनली आंसर ए हो जाएगा, सूर्य क्षितिज मतलब क्षितिज के समीप है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। एग्जाम का दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चंस, थोड़ा नज़र रखिएगा इस क्वेश्चंस को। हम लोग 19 नंबर में आएंगे तो 19 में देखेंगे कि वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा गर्म हो जाता है, किसके द्वारा होता है। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ए नंबर में दिया है सूर्य के सीधे मतलब सीधी किरण से, बी नंबर में दिया है ज्वालामुखी गतिविधि से, सी नंबर में दिया है जैव पदार्थों का जलना मतलब जैव पदार्थों जो है वो जलने से, या फिर डी नंबर में दिया है पृथ्वी से विकिरण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 19 नंबर का यानी 19 का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये डी पृथ्वी का जो सही विकिरण है उससे होता है। ठीक है, पृथ्वी से विकिरण। ठीक है, पृथ्वी से जो विकिरण है उससे होता है। ठीक है, 20 नंबर में हम लोग देखेंगे 20 को। तो पूर्वी अटलांटिक तट पर जनवरी महीने की समताप रेखाएं सर्वाधिक वक्रता प्रदर्शित करती है। क्यों करती है, हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। क्योंकि ए नंबर में दिया है विषुवत रेखा के समीप है, अटलांटिक तट नहीं भाई। बी नंबर में दिया कर्क रेखा के समीप है, सी नंबर में दिया है बंकर रेखा के समीप है, और डी नंबर में दिया है अंटार्कटिका वृत्त के समीप है। तो 20 नंबर का जो आंसर है और डी हो जाएगा, अंटार्कटिका वृत्त के समीप है ना। ये सभी को पता है। ठीक है, विषुवत रेखा बीचों बीच है, कर्क रेखा उधर है, इधर है, अंटार्कटिका वृत्त के समीप ही है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। उसके बाद 21 नंबर हम लोग देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपियों के मध्यम में जुलाई की समताप रेखाएं की प्रवृत्ति होगी। क्या होगी, देखिए क्वेश्चन किस तरह फंसा के दिया है, कुछ समझ में नहीं आएगा आपका आंसर क्या दीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपियों के मध्यम में जुलाई की समताप रेखाएं की प्रवृत्ति होगी। ठीक है, देखते हैं हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ए नंबर में दिया है ध्रुव की ओर मुड़ाव, बी नंबर में दिया है भूमध्य रेखा की ओर मुड़ाव, और सी में दिया है सीधी, और डी में दिया है टेढ़ी मेढ़ी। तो 21 नंबर का जो फाइनली आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव की ओर मुड़ाव है ना, ध्रुव की ओर ही मुड़ाव रहता है ना उत्तरी गोलार्ध में।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर में 22, यानी निम्नलिखित में से किस एक एल्बिडो उच्चतम है। उच्चतम एल्बिडो पूछा है ये इस बार। तो हम लोग ऑप्शंस का ऊपर अगर हम लोग नज़र डालेंगे तो ए नंबर में दिया है पक्षाव मैग, बी नंबर में दिया है कपासी वर्षा मैग, और सी नंबर में दिया है गलनशील हिम, डी में बालू दिया है। तो 22 का फाइनली आंसर सी हो जाएगा, गलनशील हिम। ठीक है, फाइनली यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 23 में हम लोग आएंगे तो निम्न में से कौन सा अप्रवाही तापीय प्रतिलमन से संबंधित नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पे नज़र दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है, यानी नेगेटिव पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन ही नेगेटिव पूछा है, उसका ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यही मतलब एग्जामिनर का जो खूबी है, यही है, क्वेश्चन में आपको फंसा देगा। आप ये तुरंत पढ़ के जाइएगा, फिर इधर सही आंसर दे के आ जाइएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा ही है नेगेटिव। तो ए नंबर में दिया है लंबी एवं शीतल जोड़ की रात, और बी नंबर में खुला आकाश, सी नंबर में दिया मंद वायु का संचार, और डी में दिया धरातल के पास आर्द्र हवा की स्थिति। तो फाइनली 23 का आंसर जो होगा डी हो जाएगा, धरातल के पास आर्द्र हवा की स्थिति। ठीक है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 24 में आएंगे। 24 निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल की ऊष्मन में सबसे कम महत्व की है। सबसे कम महत्व पूछा है यहाँ पे, तो हम लोग को ध्यान यही रखना है कि सबसे कम महत्व कौन सा होगा। ऑप्शंस का ऊपर हम लोग नोट डालेंगे। सबसे पहले ए में दिया है संवहन, बी में दिया है संघनन की गुप्त ऊष्मा, और सी में दिया है संचालन, डी में दिया है पार्थिव विकिरण। तो फाइनली 24 का अगर हम लोग आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे ए बी डी संचालन कौन सा होगा, 24 का हो जाएगा सी को ज़्यादा माना जाएगा, सी संचालन। ठीक है, संचालन यही आंसर होगा इसका। उसके बाद 25 में आएंगे तो सूर्य स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये शब्द स्थानांतरण दिया हुआ है, यानी ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, ऊर्जा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा है, ठीक है, नेगेटिव पूछा है। ऊर्जा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है, यानी नेगेटिव पूछा है। चालन, अभिभावन और विकीर्ण और अपक्षरण। तो इनका आंसर जो है 25 का डी होगा। ठीक है, डी 25 का डी होगा, अपक्षरण होगा। ठीक है, उसके बाद 26 में आएंगे तो पृथ्वी पर तापमान की वितरण को प्रभावित करने वाला सर्वप्रमुख कारण कौन सा है। पृथ्वी का जो तापमान है उसका जो वितरण, पृथ्वी का जो तापमान का जो वितरण है उसको प्रभावित सर्व प्रमुख कारण कौन सा है ना। प्रभावित को जो प्रभावित करने वाला सर्व प्रमुख कारण कौन सा है। ए नंबर में दिया अक्षांश, बी नंबर में दिया जल स्थल वितरण, सी नंबर में दिया है प्रचलित पवने, और डी नंबर में दिया है महासागरीय धाराएं। तो यहाँ पे हम लोग अगर आंसर को ढूंढेंगे 26 नंबर का यानी 26 का, तो 26 का ए को ज़्यादा मतलब इसको ज़्यादा माना जाएगा अक्षांश को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 27 में धरातलीय ताप का भूमंडलीय प्रतिरूप सामान्यतः नियंत्रित होता है, किससे होता है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से कन्फ्यूज करने के लिए डाल दिया गया। ए दिया है पहले अक्षांश देशांतर ऊंचाई द्वारा, बी नंबर में दिया है अक्षांश देशांतर तथा महाद्वीपीय महासागर विषमता, सी नंबर में दिया है महाद्वीपीय महासागर विषमता देशांतर तथा ऊंचाई, और डी नंबर में दिया है महाद्वीपीय महासागर विषमता अक्षांश तथा ऊंचाई। 27 का डी नंबर आंसर माना जाएगा क्योंकि महाद्वीपीय पहले है। ठीक है, उसके बाद महासागर विषमता अक्षांश तथा ऊंचाई, डी नंबर माना जाएगा 27 का। ठीक है, 28 में आएंगे तो देखेंगे निम्न में से कौन सी समताप रेखा पवनों के विकास की ध्रुवीय सीमा बनाती है। ठीक है, कौन बनाती है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा, या फिर 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 10 डिग्री, या फिर -3 डिग्री। तो 28 का फाइनली आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 29 में हम लोग आएंगे तो विश्व में न्यूनतम तापमान अंकित किया जाता है,
किससे किया देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है उसको पहले देखते हैं। क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट आंसर में जाइएगा। उस मतलब डायरेक्ट आंसर में अगर आप लोग जाते हैं तो सीधे सीधे तौर पे समझ में आता है कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 29 में दिया है विश्व में न्यूनतम तापमान अंकित किया जाता है ग्रीनलैंड में या फिर कनाडा में या दक्षिण ध्रुव में या फिर रूस के बायोस में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। 29 का जो है ना, दक्षिण ध्रुव से होता है ना, इसको काफ़ी मतलब ये सरल है, कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो 29 का फाइनली सी आंसर दक्षिण ध्रुव में मतलब होता है ना, अंकित वहीं से करता है। सर्वोच्च मध्य ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तापीय भूमध्य रेखा, महाद्वीपीयता, उसके बाद अंतरोशन और अभिसारण पेटी या फिर विशिष्ट ऊष्मा। तो 30 नंबर का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा तापीय भूमध्य रेखा है ना, तापीय भूमध्य रेखा पे है ना। 31 का तापीय विषमता रेखा की सामान्य स्थिति क्या है। 31 का क्या कह रहा है कि तापीय विषुवत रेखा की सामान्य स्थिति क्या है, 0 डिग्री। अरे इतना इजी क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किया है, देखिए है ना। तो सबको पता है ये है ना, 0 डिग्री है, ठीक है। हम लोग आसान क्वेश्चन इसीलिए देख रहे हैं ताकि रिवाइज भी हो जाएगा और जो मतलब शुरुआत नीचे से ही हमेशा करना चाहिए, है ना। 32 में शुरुआत नीचे से करने से ये फ़ायदा ये मिलता है, एक तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, इसका फ़ायदा यही है। 32 ताप क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो ताप विपर क्या लिखा है, विपर्य इंगित करता है, ठीक है। ऊंचाई के साथ ताप हांस, ठीक है, ऊंचाई के साथ ताप हांस है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे मेंशन हो गया। ऊंचाई के साथ ताप वृद्धि, ऊंचाई के साथ अचर ताप और ऊंचाई के साथ अस्थिर ताप, ठीक है। तो 32 का फाइनली आंसर हो जाएगा, 32 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई के साथ तापीय वृद्धि है ना, ताप वृद्धि, ठीक है। 32 का देख लिए हम लोग। 33 में अगर जाएंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। निम्न में से कौन ताप वियुक्तो क्रम में योगदान नहीं करता है, यानी नेगेटिव पूछा है यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव पूछा है। तो हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। ए दिया है दीर्घ ठंडी रात, बी दिया है हिमाच्छादित सतह, सी दिया है शांत वायु और डी दिया है मेघाच्छादित आकाश, ठीक है। तो हम लोग का ये 33 का फाइनली आंसर डी को माना जाएगा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये डी मेघाच्छादित, ठीक है। 34 में अगर देखेंगे ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या दिया है, ए नंबर में दिया है लेफ्ट रेट यानी हाँस दर, ठीक है, और बी दिया है एडियोबेटिक लेस रेट, ठीक है, और सी दिया है ताप वियुक्तक्रमण और सी दिया है सामान्य दर। तो 34 का जो आंसर है सी ज़्यादा, मतलब सी ज़्यादा माना गया, ठीक है, सी ताप वियुक्तक्रमण। 35 नंबर अगर हम लोग देखेंगे, 35 में दिया तापमान की संपिकीय विलोमता उत्पन्न होती है जब, कब होता है भाई देखते हैं। एक नंबर में पवन की गति तीव्र हो या फिर विकिरणों की गति मंद हो या फिर वायु शांत हो या फिर ओजोन परत संघन हो। तो 35 का जो आंसर है वो ए माना जाएगा, ए पवन की गति तीव्र हो तभी होता है, ठीक है। 35 के बाद 36 में हम लोग जाएंगे। भूतलीय ताप वियुक्तक्रमण निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है, ऊंचाई बढ़ने, ए नंबर में दिया है ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप बढ़ना, ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप का घटना, ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप का घटना, ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप का बढ़ना। तो यहाँ पे फाइनली कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस दिया है। 36 का जो आंसर है ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा उसका आंसर। 37 में निम्नलिखित तो मौसमी दशाओं में से किसमें नकारात्मक नेगेटिव, ठीक है, तापमान ह्रास घटित होता है। देखिए इस तरह कन्फ्यूज करता है एग्जामिनर।
तापमान की दृष्टियों विलंबता, बी नंबर में तापमान का रुद्ध परिवर्तन, और सी नंबर में दिया है तापमान का समतापीय बर्तन, या डी नंबर में दिया है तापमान की अभिभावनीय विलंबता। तो 37 का फाइनली जो आंसर है उसको डी माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद 38 जो है, 38 क्वेश्चंस को देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन सा अप्रवाह्य तापीय प्रतिलोमता से संबंधित नहीं है। ये इस तरीके से क्वेश्चंस ही पूछा जाता है, जो शब्द आप जिंदगी में नहीं देखोगे वो शब्द डाल देता है उठा करके। अभी जो एग्जाम देने जाएगा कन्फ्यूज होकर बैठे रहता है, शब्द ही कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, वो आंसर क्या देगा। इसीलिए शब्द जो है उसको एक एक टो करके मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग को फाइनली पता चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। ए दिया है लंबी एवं शीतल जोड़े की रात, बी दिया है खुला आकाश, सी दिया मंद वायु संचार, डी दिया धरातल के पास आर्द्र हवा की स्थिति। 38 का आंसर माना जाएगा डी, ठीक है, डी माना जाएगा, धरातल के पास आर्द्र हवा की स्थिति। हम लोग का पास समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को। 39 में देखेंगे निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए। देखते हैं भाई, पढ़ते हैं। 1 नंबर में दिया है मेघाच्छादित आकाश, 2 नंबर में दिया है तेज पवन, और 2 नंबर में दिया है ठंडी शुष्क वायु, और 4 नंबर में दिया है लंबी शीतलीन रातें। उपरोक्तों में से कौन सी स्थिति तापमान में विक्षोभ का बढ़ावा देती है? कौन सा देती है भाई? यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे निम्नलिखित स्थिति को, तो इसको देखेंगे तो ठंडी और ये दोनों को माना जाएगा, ठीक है। 2 और 4, 2 और 4, ये 2 और 4 कहाँ है? डी नंबर में, ये इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 40 में चलते हैं। 40 में जाएंगे तो देखते हैं समताप रेखाओं के वितरण और प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर दिया है, 2 कथन दिया है, इसको पढ़िए और विचार कीजिए। 1 नंबर में दिया है उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में समताप रेखा महाद्वीपीय पर तीक्ष्णता से भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है, ठीक है भाई। उसके बाद 2 दिया है उत्तरी गोलार्ध में ताप प्रवणता गर्मियों में शीतकाल की अपेक्षा में ज़्यादा होती है। उपरोक्त कथन से कौन सा कथन सही है, ये देखना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर थोड़ा सा डैमेज लग रहा है, 1 नंबर तो सही लग रहा है, लेकिन 2 नंबर गलत लग रहा है। तो एक ये तो दिया हुआ ऑप्शन में सबसे पहले दिया है क्या बोले, ठीक है, तो इसी को मानते हैं क्या बोले, ठीक है, ये वाला ठीक है ना। 41 में हम लोग चलेंगे तो देखेंगे 41 तापमान प्रतिलोमता के बढ़ने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। मेघाच्छादित आकाश, जोड़े की लंबी रातें, तेज हवाएं, ठंडी सूखी हवाएं, वर्ग में से कौन सी परिस्थितियां आदर्श है? अच्छा, आदर्श पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेघाच्छादित, 3 नंबर में जोड़े की हवाएं, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये जोड़े की लंबी रातें, इससे परिस्थिति हाँ आदर्श इसको माना जाएगा। और तेज हवाएं नहीं, ठंडी सूखी, ये वाला। तो 3 और 4 कहाँ है भाई? 3 और 4 डी आंसर इसका फाइनली आंसर है डी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 42 तापक्रम सामान्यतः ध्रुवों की ओर कम होती है क्योंकि वायु की गति सामान्यतः विषुवत रेखा की ओर होती है, या फिर ठंडी ध्रुवीय वायु राशि भूपृष्ठीय तापन का जो निरोधक होता है, या फिर सी नंबर दिया है ठंडी धरातल गर्म धरातल की तरह शीघ्रता से सौर ऊर्जा ग्रहण नहीं करते हैं, या फिर डी नंबर में दिया है ध्रुवीय प्रदेश की ओर बढ़ने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्रागाम्य कम प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर जो है 42 का डी माना जाएगा, डी, ठीक है, इसका डी माना जाएगा। ध्रुवीय प्रदेश की ओर बढ़ने पर
पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्रागामियता कम प्राप्ति होती है। ठीक है, डी माना जाएगा इसका। 43 में देखिए, नीचे दिए गए रेखा मानचित्र दर्शाए गए परिदृश्यों में से कौन सा सही है। अच्छा, सही पूछा, इधर कूट दिया गया है और इधर जो फिगर दिया गया है। तो क्वेश्चंस में जो मतलब ऑप्शन है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या है। सामान्य लैम्स रेट माना जाएगा, सामान्य लैम्स रेट माना जाएगा? नहीं भाई, कैसे माना जाएगा इसको? फिगर में देखते हैं अच्छे से। नहीं, ये तो ऊपर से नीचे की ओर दिख रहा है या फिर नीचे से ऊपर की ओर। इधर ताप दिया गया, तापमान दिया गया है, उधर ऊंचाई दिया गया। तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऊपरी सतह प्रतिलंबन, निचली सतह प्रतिलंबन, पर्यावरणीय लैम्स रेट। तो मेरे को बी लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, बी लग रहा, ऊपरी सतह प्रतिलंबन। हाँ ठीक है, बी होगा। फाइनली इसका आंसर बी होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 44 में, ताप में विक्तक्रमण निम्नलिखित में से किन दशाओं में प्राय होता है। ठीक है, तो ताप विक्तक्रमण निम्नलिखित में से किस दशाओं में होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। ए में देखेंगे क्या है, परिवर्तन शिखर पर देर शाम को, या फिर बी दिया है पवन युक्त परंतु मेघाच्छादित रात में, या फिर सी दिया है शांत मेघाच्छादित एवं आर्द्र रात में, या फिर डी दिया है शांत स्वच्छ एवं ठंडी ऋतु के रात में। तो इसका फाइनली 44 का डी आंसर माना जाएगा। डी ज़्यादा बेटर लग रहा। ठीक है, उसके बाद 45 में जाएंगे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है भाई? एक नंबर में दिया है सूर्यताप प्रवेश सौर ऊर्जा सौर विकिरण होता है, पृथ्वी की उष्ण सौर विकिरणों से प्राप्त होती है, और पृथ्वी की को सौर विकिरणों का केवल 2 अरब का आधा भाग ही प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन तो 45 का जो क्वेश्चन है ये तो तीनों सही लग रहा है मेरे को। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। 1 2 3 डी नंबर भाई इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद 46 में जाएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। कौन सा सही है? एक, अच्छा ये देखते हैं कौन सा सही है। ए नंबर में दिया है अवसर। अच्छा, ये घटनाक्रम दिया है, इधर कूट दिया हुआ है। ठीक है, इसको सही मिलान करना है। तो अवसर की जो घटना है 4 जुलाई को होता है, या उपसर, ये दोनों अवसर हो गया है। हाँ, अवसर क्वेश्चन ही फंसा के दिया है। ठीक है, अवसर का घटना जो 3 जनवरी को होता है, या फिर अवसर पृथ्वी से सूर्य के मध्यम 94 मिलियन की दूरी। तो इसका फाइनली 46 का जो आंसर है ये डी होगा। ठीक है, 46 का जो क्वेश्चन इसका आंसर है ये डी होगा। ठीक है, डी होगा इसका जो आंसर है, ये डी होगा, क्योंकि ये जो 4 जुलाई को होता है। ठीक है, और 3 नंबर में दिया ये दोनों, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, उपसर 4 जुलाई को होता है। हम लोग पहले भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर पढ़े थे। 47 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर देखो नेगेटिव पूछा, असत्य है। ठीक है, इस तरह एग्जामिनर मतलब शब्द एक तो डाल देता है, जो कि हड़बड़ी में टाइम कम रहता है, इसलिए हड़बड़ी में एग्जामिनर मतलब जो एग्ज़ाम देने जाता है वो लोग इसी तरीके से गलती करके आ जाता है, फिर बाद में कोई जो फ़ायदा मतलब नहीं बनता है। तो थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इस तरह एग्जामिनर फंसाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, हम लोग इसका पर नज़र डालेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्यताप की मात्रा 70 यानी 70 किलो कैलोरी प्रति वर्ष होता है, या फिर बी नंबर में दिया है विश्व में अधिकतम सूर्यताप प्रति वर्ष सहारा मरुस्थल में प्राप्त होती है, या फिर सी नंबर में दिया है पृथ्वी द्वारा विकिरित दीर्घ तरंगे पार्थिव विकिरण कहलाती है, या फिर डी नंबर दिया है सूर्य विकिरण किरणों पृथ्वी पर परावर्तन की क्रिया द्वारा पहुंचती है। तो 47 का जो आंसर है डी होगा। ठीक है, डी, ये वाला डी आंसर होगा इसका। ठीक है, इसका डी आंसर माना गया है।
48 को अगर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए यानी मिलाइए, ठीक है। एक तरफ दिया गया है उष्ण बजट की घटक और एक तरफ दिया है विकिरित ऊर्जा, इसको मिलाना है। ए नंबर में दिया है वायुमंडल द्वारा अवशोषित, ये कहाँ मिलेगा, या फिर बादल द्वारा रोकी जाने वाली पृथ्वी को प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष विकिरण, या फिर पृथ्वी द्वारा अवशोषण, ठीक है। तो इनको अगर हम लोग मिलाएंगे 48 को, तो ए का 1 ठीक लग रहा है ना, बी का 2 ये भी ठीक है, सी का 3 ये भी ठीक लग रहा है, और पृथ्वी का अवशोषण ये भी ठीक है, यानी ये सब ठीक है, ये सब मिलान सही है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम देता है, ठीक है। सब आपको पता होना चाहिए कहाँ कितना प्रतिशत जो पृथ्वी का जो उष्ण बजट है उसको पूरा मतलब पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। यही है यूजीसी नेट का खेल, ठीक है। 49 में देखेंगे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है भाई, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराएं यूरोप के तटीय भागों का तापमान ऊंचा बनाए रखती है, तटीय भागों का तापमान ऊंचा बनाए रखती है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में काली मिट्टी से ढके हुए प्रदेश अधिकांश सूर्यताप का अवशोषण करते हैं और वहाँ का तापमान अधिक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य, अच्छा सही तो पूछा है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चंस पहले पूरा पढ़ने के बाद ही आंसर देना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पूरा पढ़िए उसको, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही लग रहा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, इसी के कारण वो ऊंचा तापमान बनाए रखती है, ठीक है। ये भी सही लग रहा है, और बी काली मिट्टी प्रदेश में ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों मेरे को सही लग रहा है। तो दोनों कहाँ है भाई, इसका 49 का दोनों कहाँ है, यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। यानी 49 का जो आंसर है वो सी माना जाएगा, ठीक है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन का तरफ चलते हैं, 50, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 50, सम्मिलित कीजिए। एल्बिडो के घटक दिया है और प्रतिशत मात्रा, अच्छा। तो एक तरफ दिया पक्की सड़क और दूसरी चारागाह और ताजा बर्फ और फसल, ठीक है। तो यहाँ पे ए का जो है उनका मेरे को इधर लग रहा है, 5 से यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। बी चारागाह कौन सा है, बी का जो है मेरे को 2 3, अच्छा ये वाला ना, ये वाला लग रहा है बी का। और सी का लग रहा है, सी का मेरे को लग रहा है, ये लग रहा है मेरे को सी। और फाइनली डी का ए 15 to 25, हाँ ये भी ठीक है। कहाँ है भाई, देखते हैं हम लोग, ए में डी में है, ठीक है। तो फाइनली 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग टॉप 50 MCQ को देख लिया है। और यूजीसी नेट में काफ़ी महत्वपूर्ण, मतलब ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट के लिए। और ये क्वेश्चंस का भी मतलब टॉप था, जो पिछले बार भी आया हुआ है उसको भी कवर किए हमने। तो आज का वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आप अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को, अच्छा लगा है तो। नेक्स्ट वीडियो इसी तरह आते रहेगा, अपडेट आते रहेगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। आने वाला वीडियो में इससे भी अच्छा मतलब टॉप क्वेश्चंस को लाएंगे हम यूजीसी नेट के लिए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।